इधर रेड जोन के बाहर सार्थक और प्रखर 15-20 मिनट से चलते हुए एक जगह पर पहुंचे जहां एक पुराना सा सूखा हुआ कुआं था। उस कुएं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले इससे लोग पानी निकालते होंगे, लेकिन अब बहुत समय से कोई यहां नहीं आया है। यह कुआं तब इस्तेमाल में आता था जब पहली बार इस ग्रह पर शेल्टर बनाने के लिए धरती से इंसानी मजदूरों को लाया गया था। हालांकि उस समय शेल्टर को बनाने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि तब तक पृथ्वी की शक्ति बहुत से लोगों ने सीख ली थी। कुछ लोग इस शक्ति के महारथी बन गए थे और बहुत शक्तिशाली भी बन गए थे। वो लोग एक के बाद एक लगातार बिल्डिंग्स बनाए जाते थे और इस काम के लिए वो लोग काफी ज्यादा पैसे भी लेते थे। जब सार्थक और प्रखर दोनों साथ में चल रहे थे तब उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था, और सार्थक इस टाइप का इंसान था जैसे दो लोगों के बीच इस तरह की अजीब सी खामोशी से नफरत थी। बहुत देर तक चुप रहने के बाद सार्थक ने कुछ सोचा और प्रखर से आखिर बात कर ही ली। सार्थक ने उससे पूछा, प्रखर, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रखर को सार्थक से पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो किस बारे में पूछ रहा है। उसके बाद फिर वो लोग मेरे और भी ज्यादा पीछे पड़ गए थे और सार्थक ने तुरंत अपने हाथ से इशारा करके चुप करा दिया और कहा, बस करो। सार्थक आगे कहने लगा, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहता हूं। पहले मुझे लगा था कि तुम सही कह रहे थे जब तुमने कहा था वैसा ही बर्ताव किया जा रहा था जैसा तुम्हारे साथ किया जा रहा था। कुछ मौकों पर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और मेरे पास भी तब कई बहाने थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया। सार्थक ने कहा, प्रखर, एक सच बात बताऊं? जब तुमने उस दिन हमारे खिलाफ जाने का फैसला किया था ना, उसी दिन तुमने हार मान ली थी। तुमने एक कोशिश भी नहीं की। तुमने हर उम्मीद छोड़ दी और अपने सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर लिए। सार्थक और प्रखर ने आगे बढ़ते हुए कुएं के चारों तरफ घूमकर उस जगह का अच्छे से मुआयना किया और देखा कि कुएं के अंदर पानी खींचने की एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। उस मशीन में जंग लग गया था और उसे देखने से ही पता चल रहा था कि इसे बहुत समय से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। उस जगह पर दो और टूटी फूटी वीरान इमारतें थीं, जिसमें से एक इमारत की खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई थी, जिसकी वजह से अंदर का कमरा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी इमारत में लकड़ी के टूटे हुए बिस्तर दिखाई दे रहे थे। उस जगह पर पहुंचकर प्रखर ने अपने कंधों से सारा सामान नीचे उतार कर रखा और जमीन पर ही आराम करने के लिए लेट गया। प्रखर के पास कोई खास शक्ति नहीं थी। वो एक साधारण सा इंसान था। उसके पास बहुत ही कमजोर पृथ्वी की शक्ति थी। उसके बावजूद भी वो इस तपते रेगिस्तान में इतने भारी सामान को अकेला बिना किसी की मदद के उठाकर चल रहा था। गर्मी से सार्थक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सार्थक की कमजोरी सूरज की रोशनी थी। जब सार्थक एक इंसान हुआ करता था तब वो गर्मी को अभी की तुलना में ज्यादा अच्छे से सहन कर पाता है। इसका मतलब हो सकता है कि सूरज में कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो वैम्पायर्स को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। सार्थक जब तक अपनी छतरी के नीचे खड़ा हुआ था तब तक उसे कुछ तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। सार्थक अभी बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। लेकिन इस बारे में सोचते हुए सार्थक को फिर से याद आ गया कि उसे उस बीस्ट के क्रिस्टल की कितनी ज्यादा जरूरत है, और अगर सार्थक को अपने लिए एक खास मटेरियल बनाना है तो उसे बहुत सारे क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। और सार्थक को अर्जुन और निशिका पर इतना भरोसा नहीं था कि वो इतने क्रिस्टल्स इकट्ठा कर पाएंगे। उसके लिए सार्थक को ही कुछ करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उसे क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होंगे। तब फिर वो इस धूप के झंझट से आजाद हो पाएगा। सार्थक ने प्रखर से कहा, मैं यहीं आसपास थोड़ा घूमने जा रहा हूं, चिंता मत करो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। प्रखर ने कहा, अपना ध्यान रखना। सार्थक ने मजाक में कहा, हाँ जरूर, जब तक तुम मेरे पीछे नहीं आओगे मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। सार्थक के मजाक से प्रखर का सिर शर्म से झुक गया। सार्थक ने देखा कि प्रखर और ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है तो उसने कहा, सॉरी, बहुत ही गंदा मजाक था। प्रखर चुप रहा और सार्थक पलट कर निकल गया। सार्थक ने अपने दिमाग में नक्शे को अच्छे से याद कर लिया था। उसने अपने दिमाग में नक्शे को खोला और देखा कि रेड जोन एक काफी बड़ा गोलाकार क्षेत्र था। सार्थक ने फिर सोचा कि वो और प्रखर अभी अभी बाईं दिशा से चलते हुए आए थे, जहां अर्जुन और उसके ग्रुप के बाकी लोग गए हैं। इसलिए सार्थक ने सोचा कि अगर वो दाईं दिशा में जाएगा तो वो रेड जोन के एक अलग ही हिस्से में पहुंच जाएगा। सार्थक ने सोच लिया था कि उसे अकेले ही बीस्ट से लड़ने जाना है। उसने एक गहरी सांस भरी
और अपने हाथ में छाता लेकर रेगिस्तान में निकल पड़ा। इस पूरे समय सार्थक और प्रखर पर कोई नजर गड़ाए सब देख रहा था। वो था बेन और उसकी टीम। बेन ने सार्थक को जाते हुए देखकर कहा, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भी अलग अलग हो गए हैं। बेन ने अपने ग्रुप के साथियों से कहा, तुम तीनों उस लड़के के पीछे जाओ, वो देखो जो छाता लेकर जा रहा है, उसका सब कुछ छीन लेना, उसका मनी कार्ड, उसके हथियार, उसका खाना पीना, सब कुछ। मैं और शानू उस दूसरे लड़के को देख लेंगे। बेन ने जैसा कहा उसके साथियों ने वैसा ही किया और उनमें से 3 लोग सार्थक का पीछा करने के लिए रेगिस्तान में निकल गए, जबकि बेन और उसका दोस्त शानू प्रखर के पीछे उस वीरान इमारत की तरफ चले गए। जैसे ही प्रखर ने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करी, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। प्रखर ने पलट कर देखा तो वहां बेन अपने साथी शानू के साथ आ रहा था। बेन ने प्रखर को देखकर कहा, ओ देखो तो जरा यहां पर कौन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी दूर इस वीराने में कोई इंसान मिलेगा। और इधर रेगिस्तान के अंदर सार्थक की रेड जोन में पहुंचने से पहले ही उसे किसी के करीब आने की आवाज सुनाई देने लगी। सार्थक की नजरें भले ही धूप में ज्यादा काम की साबित नहीं होती थीं, लेकिन सार्थक की सुनने की शक्ति हमेशा से बहुत तेज थी। उसे दूर दूर तक का सुनाई दे जाता था। सार्थक को समझ आ गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सार्थक रुक गया और बिना पीछे मुड़े कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? उन लड़कों में से एक ने कहा, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम हमारी बात चुपचाप मान लो, वरना। सार्थक ने पीछे मुड़ते हुए कहा, वरना क्या? सार्थक ने सिर उठाकर ऊपर देखा और उन तीनों लड़कों को देखते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की बात समझ नहीं पाया। लोगों ने मुझे पहले भी कहा है कि मैं थोड़ा स्लो हूं। फिर उन लड़कों ने अपना हाथ उठाकर अपनी घड़ी में पावर लेवल को दिखाया। उनमें से एक लड़के का पावर लेवल 4 था और बाकी 2 का पावर लेवल 3 था। पावर लेवल 4 के लड़के ने सार्थक को डराते हुए कहा, मुझे लगा था कि तू इतना तो समझदार होगा कि मेरी बात समझ सके, और अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें तेरे जैसे लोगों को अपनी बात बहुत अच्छे से समझाना आता है। सार्थक ने जवाब दिया, ओ तो ये बात है। क्योंकि तुम मुझसे ऊंचे लेवल के हो तो मुझे तुमसे डरना चाहिए, है ना? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी हर बात माननी चाहिए, वरना तुम मुझे मार डालोगे, है ना? तो ठीक है, तुम्हारे नियमों के हिसाब से ही चलते हैं। तभी सार्थक ने तुरंत अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया। स्किल शैडो वॉइड एक्टिवेट। क्या सार्थक इन लड़कों से नरमी से पेश आएगा? क्या ये लड़के सार्थक को हरा पाएंगे? क्या होगा प्रखर के साथ? उसे अकेला पाकर क्या बेन उस पर रहम करेगा या उसे मार डालेगा? अपनी शैडो वॉइड स्किल के एक्टिवेट होते ही अचानक से सार्थक के पैरों के नीचे से उसकी परछाई उठने लगी और उसके आसपास फैलने लग गई। परछाई फैलते हुए इतनी बड़ी हो गई कि उसने उस पूरी जगह को घेर लिया और उस जगह पर घोर अंधेरा छा गया। बाहर से देखने पर वो परछाई एक गोल आकार के बादलों के तूफान की तरह दिख रही थी जो लगातार घूम रहे थे, और वो तीनों लड़के उस तूफान के अंदर फंस चुके थे। सार्थक ने उन लड़कों को परछाई के बादलों से ढक लिया था। फिर उसने अपने हाथ को उठाकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को 3 बार टैप किया, और जब उन लड़कों ने सार्थक की घड़ी को देखा तो उस पर अब पावर लेवल का नंबर बदल चुका था। सार्थक की घड़ी उसका पावर लेवल अब 6 दिखा रही थी। और उधर रेड जोन में रचित ने अर्जुन को जमीन पर गिराकर धूल चटा दी थी। अर्जुन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और उसके दिमाग पर अब उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहा था, और न ही अभय का, बल्कि अब छोटे ने अर्जुन के शरीर को काबू कर लिया था। और अब छोटे अर्जुन के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। अर्जुन अचानक से जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है। उसका मुंह अभी जमीन की ओर था और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अर्जुन के माथे से खून की बूंदें धीरे धीरे करके टपक रही थी और तपती हुई रेत पर गिरते ही अपने लाल निशान छोड़ रही थी। लकी ने रचित को चुपचाप खड़े हुए देखकर सोचा, बॉस कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह से खड़े क्यों हैं? सच बात तो यह थी कि इस सवाल का जवाब खुद रचित को भी नहीं पता था, लेकिन रचित को यह समझ में आ रहा था कि जिस इंसान से वो अभी तक लड़ रहा था वो कोई और था, और जो इंसान उसके सामने अभी खड़ा हुआ है वो बदल गया है, और अब उसके सामने कोई और इंसान खड़ा है। अर्जुन को देखकर रचित को ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके सामने उसके परिवार का कोई बुजुर्ग इंसान खड़ा है।
फिर बहुत देर तक बिना हिले खड़े रहने के बाद अर्जुन ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और अपने माथे से बहते खून को अपनी आस्तीन से पोंछ लिया और अपने हाथ में लगे खून को देखकर गुस्से में कहने लगा, तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरे शरीर को कुछ नहीं होने दोगे। अर्जुन के शरीर को छोटे ने अभी अपने काबू में कर लिया था। इसी वजह से वो अलग तरह से बात कर रहा था। अभय ने छोटे से कहा, ए अंबर, मुझे कुछ मत कहना, ये सब अर्जुन की गलती है, उसने मुझे कुछ रहना। जैसे ही अंबर ने रचित की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया, रचित को समझ में आ गया था कि अगर उसने अभी हमला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। रचित ने अपने दोनों हाथों को एक साथ मिला लिया और ऐसा करते ही उसकी हथेलियों से फ्लेम थ्रोअर जैसी आग की लपटों की एक बीम निकलने लगी। जैसे ही आग अंबर के पास पहुंची, उसने अपनी शक्ति से जमीन से रेत का ढेर उठाकर सीधे आग की लपटों पर फेंक दिया, जिससे वो आग की बीम बुझ गई। कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उसके पहले ही उसके सामने जमीन से आग का एक खंबा निकला और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। निशिका ने आश्चर्य से कहा, उसके पास तो तुम्हारी बर्फ की शक्तियां भी हैं। ये एक साथ 3 शक्तियां कैसे यूज कर सकता है? आखिर अर्जुन और कितना ज्यादा पावरफुल है? अंबर अपने एक हाथ से आग के खंबे को बनाकर आगे बढ़ता जा रहा था और दूसरे हाथ से बर्फ के भाले फेंकता जा रहा था। रचित अंबर के हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। रचित ने हमलों से बचते हुए कहा, कम ऑन, अब तक तो इसके एमसी खत्म हो जाने चाहिए थे। अर्जुन के दिमाग के काले कमरे के अंदर अभय अंबर को लड़ते देख खुशी के मारे जोर जोर से हंस रहा था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये लड़का सोच रहा होगा कि वो ये लड़ाई जीत सकता है। वो अंबर के थकने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये अभी जानता ही नहीं है कि इसका पाला किससे पड़ा है। अर्जुन के पास अभी 3 शक्तियां थी। जब भी अर्जुन किसी इंसान की शक्तियों की नकल करता था, तो उस इंसान के शरीर में जितने भी एमसी पॉइंट्स होते थे, अर्जुन उसकी भी नकल कर लेता था। और ऐसा वो अपने शरीर के अंदर मौजूद सारी शक्तियों के साथ कर सकता था। अर्जुन की शक्ति और उसकी कोशिकाएं बहुत ही अलग और अनोखी थी। जब तक अर्जुन के पास कोई शक्ति रहती थी, तब तक वो अपने शरीर में किसी भी प्रकार की एमसी कोशिकाओं को किसी भी दूसरे प्रकार में बदल सकता था। जैसे आग की शक्ति का उपयोग करते समय अर्जुन पावर लेवल 8 का हो जाता था। भूमि की बर्फ की शक्ति उपयोग करते समय वो पावर लेवल 5 का हो जाता था और निशिका की शक्ति के समय वो लेवल 2 का होता था। इसका मतलब था कि अर्जुन के पास इस्तेमाल करने के लिए एमसी पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी। उसके पास भर भर के एमसी पॉइंट्स पड़े हुए थे। अगर अर्जुन चाहे तो पिछली बार की तरह वो अपनी सभी कोशिकाओं को एक ही प्रकार के एमसी पॉइंट्स में भी बदल सकता था। यही वजह थी कि अंबर ने रचित की आग पर काबू पाने के लिए रेत को हवा में उठा लिया था, जबकि निशिका अपनी सारी शक्ति लगाकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे अंबर और रचित की लड़ाई आगे बढ़ती रही, रचित को समझ में आने लगा कि अर्जुन थकने वाला नहीं है। रचित को जल्दी ही अंबर से लड़ने का कोई नया तरीका सोचना होगा। रचित के दाएं ओर से आग की लपटें निकल रही थीं और बाईं ओर से बर्फ के भाले आ रहे थे। रचित दोनों हमलों के बीच में फंस चुका था। उसने अपनी बाहों को बांधा और अपने अंदर आग बनाना शुरू कर दिया। फिर जब आग और बर्फ के हमले उसके बहुत नजदीक पहुंच गए, तो रचित ने अपने बंद हाथों को झटके से फैलाया और अपने शरीर के अंदर से आग का एक बड़ा सा गोला निकाला और सभी हमलों को रोक दिया। इतनी ज्यादा आग निकालने के बाद रचित बुरी तरह से थक गया था। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी और उसे बहुत पसीना भी आने लगा था। यह रचित का खुद को बचाने का आखिरी दांव था, लेकिन उसे अब सच में नहीं पता था कि इसके बाद उसे क्या करना है। अंबर गुस्से में दांत पीसते हुए रचित की तरफ चलने लगा और रचित से पूछा, सार्थक कहां है? निशिका और भूमि अर्जुन से बहुत दूर खड़े थे, इसलिए वो अर्जुन के मुंह से निकले शब्दों को सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि अर्जुन कुछ ऐसा ना कर दे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। निशिका ने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये लड़का बहुत पागल है यार, प्लीज 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 आई बेग यू, कोई बेवकूफी भरी हरकत मत करना। तभी अंबर के दिमाग में अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, अबे झूठ बोल रहा है, सार्थक एकदम सुरक्षित है, मेरा यकीन करो, वो अभी कहीं और है और सेफ है।
मुझे इस शरीर को संभालने दो, मुझे वापस कुर्सी पर आने दो, मैं तुम्हें सार्थक के पास ले चलता हूं। अभय ने चिल्लाकर अर्जुन से कहा, कायर कहीं के, मुझे तुझ जैसे डरपोक के हाथों अपनी जिंदगी नहीं देनी है। अंबर ने जोर से कहा, चुप हो जाओ दोनों, अब मैं थक गया हूं। अंबर ने कुर्सी छोड़कर अर्जुन को वापस कर दी। फिर अर्जुन रचित के पास आ पहुंचा और उससे कहा, मेरी तुमसे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने पहले मुझ पर हमला किया। मैं तो बस उसका जवाब देना चाहता था। क्या रचित अर्जुन की तरफ हो जाएगा? क्या वो अर्जुन की कोई मदद करेगा या दुश्मनी मोल लेगा? और क्या सार्थक उसका पीछा कर रहे लड़कों को छोड़ देगा? क्या वो सार्थक का रहस्य जान जाए? अंबर ने अर्जुन के दिमाग से अब कंट्रोल छोड़ दिया था। अचानक रचित को अर्जुन से अब तक जो डर लग रहा था वो खत्म हो चुका था। रचित ने अर्जुन को देखा तो वो अब पहले जैसा ही साधारण दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने रचित से कहा, तुम्हें पता है मैं खन्ना परिवार से नाता रखता हूं, मैं जो कह रहा हूं उसे मान लो। अगर हम दोनों के परिवार एक दूसरे से टकरा गए तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही रचित ने अर्जुन के परिवार का नाम सुना, उसे सारी बात समझ में आ गई। खन्ना परिवार दुनिया के 4 बड़े परिवारों के जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत शक्तिशाली परिवार था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि खन्ना परिवार के लोगों ने खुद को दुनिया के सामने आने से अभी तक रोक के रखा था। खन्ना परिवार बहुत ही गुप्त तरीके से रहता था, इसीलिए उन्होंने दुनिया की तरक्की में कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया था। इस वजह से बहुत लोगों को खन्ना परिवार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। रचित को उसके पिता ने हमेशा ये कह रखा था कि अगर उसे खन्ना परिवार के किसी सदस्य से मिलने का मौका मिले तो उनके साथ पूरे सम्मान से पेश आना और उनका आदर करना। रचित को आज तक नहीं पता चला था कि उसके पिता ने उससे ऐसा क्यों कहा था। रचित ने अपने पिता की बात याद करके अपना सिर जमीन पे टिका दिया और झुककर माफी मांगने लगा। रचित ने सिर नीचे करके कहा, मुझे माफ कर दो, यहां जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये सब मेरी गलती है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? अर्जुन ने इसके बारे में कुछ देर सोचा। अर्जुन इस तरह से अपने परिवार के नाम का इस्तेमाल करने से नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि दुनिया के 4 बड़े परिवारों के लोगों को तो कम से कम खन्ना परिवार के बारे में पता होगा। अब जब अर्जुन अपने परिवार का नाम इस्तेमाल कर ही रहा था तो उसने सोचा क्यों ना वो इस बात का फायदा भी उठा ले। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रचित से कहा, ठीक है, खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारी ये सजा है कि तुमने कल और आज जितने भी क्रिस्टल्स इकट्ठा किए हैं वो सब तुम मुझे दे दो। रचित ने तुरंत अपने साथी से क्रिस्टल्स का बैग छीना और अर्जुन से कहा, जरूर, ये लो। भूमि, निशिका और वहां खड़े बाकी दूसरे लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भूमि और निशिका पहले से जानते थे कि अर्जुन एक ओरिजिनल है और वो दोनों उसके परिवार के नाम के बारे में भी जानती थी, लेकिन उन्होंने खन्ना परिवार के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन किसी वजह से 4 बड़े परिवारों के सदस्यों में से एक इंसान अर्जुन खन्ना को झुककर रिस्पेक्ट दे रहा था। वो अर्जुन से माफी भी मांग रहा था और यहाँ तक कि अपने सभी क्रिस्टल्स भी दे रहा था। निशिका ने अर्जुन को देखते हुए सोचा, आखिर तुम हो कौन? रचित ने क्रिस्टल से भरा हुआ बैग अर्जुन को दे दिया और क्रिस्टल देखकर अर्जुन के चेहरे पर अब एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब अर्जुन सार्थक से रेड जोन में जाने के पहले अलग हो रहा था, तब सार्थक ने अर्जुन से कहा था कि जितना संभव हो सके उतने पंख वाले बीस्ट के क्रिस्टल लाने की कोशिश करना। सार्थक ने अर्जुन से यह भी कहा था कि उसे बहुत जरूरी काम के लिए इन क्रिस्टल्स की जरूरत है। अर्जुन ने बैग खोलकर देखा तो उस बैग में कुल 39 विंग्ड लिजार्ड के क्रिस्टल रखे हुए थे। अर्जुन क्रिस्टल से भरा बैग लेकर वापस भूमि और निशिका के पास चला गया। जैसे ही लकी ने अर्जुन को दूर जाते देखा, उसने रचित से पूछा, बॉस, आप उसे ऐसे ही जाने कैसे दे सकते हो? रचित ने कहा, जाने दो, हम क्रिस्टल तो बाद में भी फिर से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अभी अपनी जान बचाना और इससे अच्छे रिश्ते बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। हम जल्द ही वापस टॉप पर पहुंच जाएंगे। वापस लौटते हुए अर्जुन काफी खुश था। वो खुशी के मारे उछलता हुआ चला जा रहा था। अर्जुन ने वापस पहुंचकर निशिका को बैग दिखाया। निशिका ने बैग के अंदर झांका तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसे बैग में बहुत सारे क्रिस्टल्स मिले। निशिका ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या? लेकिन तुमने ये कैसे किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ने निशिका से कहा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे लगता है कि हमें अब जल्दी से वापस मिलिट्री बेस जाकर इन क्रिस्टल को हमारे स्कोर में गिनती करने के लिए डलवा देना चाहिए। और मैं प्रखर को लेकर भी थोड़ा चिंतित हूं, न जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा। निशिका ने पूछा, लेकिन अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये क्रिस्टल बेकार हैं? इनमें से ज्यादातर क्रिस्टल को तो उन लोगों ने पहले ही अपने स्कोर में डलवा लिया होगा। हर एक क्रिस्टल के अंदर उसका खुद का एक यूनिक पैटर्न होता है, ठीक हमारी उंगलियों के निशान की तरह। हर क्रिस्टल की अपनी एक पहचान होती है। जब मिलिट्री बेस में किसी क्रिस्टल की गणना की जाती है तो उन्हें एक मशीन में रखा जाता है जो हर एक क्रिस्टल को एक निश्चित कोड पैटर्न प्रदान करता है, और यही यूनिक कोड टीम के स्कोर बोर्ड में जोड़ दिए जाते हैं। एक बार क्रिस्टल की गिनती हो जाने के बाद छात्र अपने क्रिस्टल के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। छात्र चाहे तो उन क्रिस्टल्स को क्रेडिट पॉइंट्स के लिए बेच दें, या उन्हें किसी बीस्ट गियर में बदल दें, या उसके बदले किसी से कुछ भी एक्सचेंज कर लें। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान उन्हें बीस्ट क्रिस्टल को खरीदने की अनुमति नहीं थी। पूरे शेल्टर को यह सख्त हिदायत दी गई थी कि वो लोग किसी भी छात्र को किसी भी तरह का क्रिस्टल नहीं बेचेंगे। ये सब इसलिए किया गया था ताकि कोई टीम क्रिस्टल खरीदकर उन्हें रजिस्टर कराकर अपने स्कोर न बढ़ा सके। सभी छात्रों को मेहनत करके शिकार करना और क्रिस्टल इकट्ठा करना जरूरी था, लेकिन हर क्रिस्टल पर यूनिक कोड लगाकर टीम को वापस सौंप देने का भी एक कारण था। अर्जुन ने निशिका और भूमि से कहा, ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। मेरे भाई ने 2 साल पहले भी ऐसा ही किया था, इसलिए मेरे पास कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन है। तो सुनो, माना कि अगर ये क्रिस्टल किसी और टीम ने पहले ही रजिस्टर करा रखे हैं और अब उन्हें दोबारा पॉइंट्स के लिए रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक बात है जो सबको पता नहीं होती है, वो ये कि जब हम ये क्रिस्टल अपने स्कोर में जोड़ेंगे तो उनके स्कोर से वो क्रिस्टल का यूनिक कोड हमारे स्कोर में आ जाएगा, और जहां उनका स्कोर गिरता हुआ दिखेगा वहीं हमारा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। स्कूल ने ये जानकारी जानबूझकर छात्रों से छिपा कर रखी थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को इसके बारे में पता था। ऐसी बातें या तो अर्जुन जैसे ओरिजिनल परिवार के लोग जानते थे, या वो लोग जानते थे जो पहले से ही मिलिट्री के साथ रजिस्टर्ड थे। निशिका ने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मुझे ये कहने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा, तुमने इस बार सच में बहुत अच्छा काम किया है। निशिका जानती थी कि कब अकड़ दिखानी चाहिए और कब तारीफ करनी चाहिए, और अभी वो अर्जुन की तारीफ कर रही थी। भूमि ने आगे बढ़कर निशिका और अर्जुन से कहा, अब जब हम इतना आगे पहुंच गए हैं तो क्यों ना हम थोड़ा और शिकार कर लें? अर्जुन ने कहा, दरअसल मैं प्रखर को लेकर थोड़ा परेशान हूं। मुझे लगता है उसे इन सब की वजह से निशाना बनाया जा सकता है। भूमि ने कहा, अगर तुम्हें प्रखर की इतनी ही फिक्र थी तो उसे शेल्टर में ही क्यों नहीं छोड़ाए? अर्जुन ने समझाया, अगर हम उसे शेल्टर में भी छोड़ते तब भी उसकी जान को उतना ही खतरा रहता, बल्कि शेल्टर में उसे छोड़कर आना ज्यादा खतरनाक होता। वहां लोग उसे सड़क पर चलता देखकर ही हमला कर देते। सार्थक और अर्जुन के पास एक दूसरा कारण था जिसकी वजह से वो प्रखर को अपने साथ लाना चाहते थे। सार्थक और अर्जुन उम्मीद कर रहे थे कि प्रखर जिस किसी से भी डरता है वो प्रखर का पीछा करते हुए बाहर जरूर निकलेगा, क्योंकि प्रखर को पूरा यकीन था कि इस पोर्टल अभियान पर कोई उस पर हमला करना चाहता है। और अगर प्रखर का शक सही था तो अर्जुन और सार्थक ने सोचा कि शायद इस तरह से उन्हें कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। भूमि ने कहा, यह तो कुछ भी बात है, कोई भी स्टूडेंट अपने ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट पर भला इस तरह हमला क्यों करेगा? भूमि ने फिर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारा समझ में आता है कि तुम पर सेकंड ईयर वालों ने क्यों हमला किया था, और वो तुम ही थे जिसने उन पर उल्टा हमला कर दिया था। लेकिन इस ग्रह पर हमारे शेल्टर में तो कोई सेकंड ईयर वाला भी नहीं है, और कोई भी ऐसे ही रैंडमली किसी और स्टूडेंट पे अटैक क्यों करेगा? भले ही बात क्रिस्टल्स की क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर सिर्फ इसलिए हमला करेगा कि उसे ये टेस्ट जीतना है। और चलो मान लो कि कोई ऐसा करता भी है, तो आसपास बहुत से लोग हैं जो उसकी मदद करने आगे आएंगे। भूमि की बात सुनकर अर्जुन और निशिका ने तुरंत एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने एक जैसा सोचा। और अर्जुन ने फिर भूमि की तरफ देखा और उससे पूछा, भूमि, तुम जानती हो ना कि प्रखर एक पावर लेवल 1 का है ना? भूमि ने जवाब दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसा अर्जुन और निशिका ने सोचा था वही बात निकली।
भूमि इस बात से अनजान थी कि बाकी सभी की तुलना में निचले पावर लेवल वालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। स्कूल के ज्यादातर बच्चे जो मिड रेंज लेवल के थे, उनके साथ कोई बहुत बुरे अनुभव नहीं हुए थे, और ये बात भूमि के लिए भी 16 आने सच थी। अर्जुन और निशिका ये भी जानते थे कि स्कूल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके आसपास क्या चल रहा है। लेकिन अर्जुन और निशिका को कभी नहीं लगता था कि भूमि भी उन लोगों में से एक होगी जिन्हें ये सब बातें पता नहीं होती हैं। भूमि ने खुद कभी भी किसी निचले लेवल वाले यूजर के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, लेकिन उन पर कभी ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। भूमि का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और उसे लगता था कि लोगों से जान पहचान बनाने से वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती थी। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए माय वैम्पायर सिस्टम।